हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सो बच्चों, बीच में 2-3 दिन से क्लास नहीं चल रही थी और मैंने आपसे बताया भी था कि थोड़ी मेरी नाराज़गी थी। और नाराज़गी ये थी यार कि घर से आते हैं, क्लास लेते हैं, रात रात को क्लास लेते हैं, लेकिन आपके व्यूज़ आते ही नहीं हैं, सब्सक्राइब आप नहीं करते हो, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है यार, पढ़ाने का ये भी नहीं है कि कोई इनकम मिल रही हो या कुछ अर्निंग हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल खैर दोबारा से बेहतर तरीके से चीज़ों को शुरू किया है और आप जुड़े रहिए। बस फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने व्यूज़ वगैरह वीडियो को पूरा देखिए, क्लास को करिए, फीडबैक दीजिए। बेफालतू के जो लोग होते हैं जो वीडियो क्लास को देखते नहीं है, उसके बाद अपना ऐसे ही एक पहले से ही एक पूर्वानुमान लगा लेते हैं क्लास का। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि उनका ये डिसीजन गलत होता है। पहले वीडियो को देखिए, समझिए, अगर फिर उनको लगता है अच्छा तो फिर अपना कोई कमेंट करिए बेहतर तरीके से। अगर अप्रिशिएट करना है तो आप करिए। फिलहाल देखिए, तो हमारी अभी तक की जो क्लासें थी, मैं आपसे बता दूं कि 2 क्लासें मैंने पहले पढ़ाई थी जो संवैधानिक विकास के बारे में थी। उसमें मैंने सब एक्ट वगैरह पढ़ाए थे। उसके बाद में फिर मैंने आपको पढ़ाया हमारे संविधान की जो प्रस्तावना थी उसके बारे में पढ़ाया। प्रस्तावना के बाद में फिर हमने बात की थी भाग 1 के बारे में, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में और बेरुवारी कांड के बारे में बात की थी। उसके बाद में किस किस तरीके से जो है वो हमारे यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई, उस पर हमने बात करी। संविधान में नागरिकता के लिए क्या प्रावधान है, उस पर हमने बात करी थी। और सो गाइज, उसके बाद हमने बात करी थी आपका जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 2019 में आया, उस पर हमने बात की थी। उसके अलावा जो नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में, उसके बारे में हमने बात की थी। तो अभी तक जो हमारी बात हो पाई थी वो इतनी हुई थी। और आज मैं बात करने वाला हूँ भाग 3 पर। भाग 1 और भाग 2 पे चर्चा हो चुकी है, आज मैं बात करूंगा भाग 3 पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भैया मौलिक अधिकार। और देखिए, मौलिक अधिकार जो है ये अधिकार हमारे संविधान में दिए हुए हैं और वो भी किसमें, भाग 3 में। अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका था भाग 1। जो भाग 1 में चर्चा है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है, ठीक है। और कुल मिलाकर के कितने आर्टिकल हैं भाग 1 में, तो वो आर्टिकल हैं 1 से लेकर के 4 तक। उसके बारे में उसके बाद हमने बात की थी भाग 2 के बारे में, और भाग 2 में थी भैया नागरिकता। और नागरिकता के बारे में चर्चा की थी। और नागरिकता कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है आपका, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक, आर्टिकल 11 तक है। तो कुल मिलाकर के ये 2 भागों की चर्चा कर चुके थे। आज हमें बात करनी है भाग 3 के बारे में। वो है मौलिक अधिकार, जिन्हें कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार, अधिकार तो आपको समझ में आता होगा। अधिकार का मतलब हो गया, इंग्लिश में हम कहते हैं कुछ राइट्स, कुछ इस प्रकार की कुछ चीजें जो आपको मिली हुई हैं, आपको वो शक्ति देती हैं, आपको एक पावर देती हैं, आपको एक अथॉरिटी देती हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो हमारे अधिकार हैं ये मूल क्यों हैं, ठीक है। इन्हें मूल अधिकार, अच्छा, मूल का मतलब आप समझते हैं, मूल मतलब होता है जड़। ऐसे अधिकार जो आपकी जड़ हैं, ऐसे अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। जड़ क्यों है, ये मूल क्यों है, इस बात को समझिएगा। जैसे अगर आप एक वृक्ष को देखें तो उस वृक्ष का जीवन पूरे का पूरा लगभग उसकी जड़ पे टिका हुआ होता है। अगर जड़ जो है वो निकल जाए, मृदा को छोड़ दे, तो सिंपल सी बात है कि जो पूरे का पूरा जीवन है उस वृक्ष का वो समाप्त हो जाएगा। वैसे ही कुछ ऐसे अधिकार हैं, ये सब वो अधिकार हैं कि अगर ये आपसे छीन लिए जाएं तो जहां तक मुझे लगता है कि इंसान का जीवन जीना भी दुष्कर हो जाएगा, उसका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार के अधिकार जो आपका मूल है, यानी वो आपके मानसिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी हैं। इनके बिना जीवन जो है उसका कोई महत्व नहीं है। मैं आपसे कह दूं कि जीवन जो है वो रियल में एक जिंदगी ही नहीं रहेगी, इनके बिना वो एक नर्क बन जाएगी। तो कुल मिलाकर के कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, जैसे कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नैसर्गिक हैं, यानी जो प्राकृतिक अधिकार हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसे बंद कर देना, लाइट आएगी, ठीक है। नैसर्गिक है, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक अधिकार। जैसे चाहे जीव हो या हम हो, सब लोगों को जीवन का अधिकार है, सब लोगों ने जन्म लिया है, सब लोगों को अपनी जान का अधिकार है, हमें खाने का अधिकार है, हमें सोने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपने किसी विचार को मानने का अधिकार है, हमें किसी धर्म को मानने का अधिकार है, किसी चीज़ पर आस्था करने का अधिकार है, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, अपनी सभ्यता को बनाए रखने का अधिकार है। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो हमें रियल में मिलने चाहिए, जो प्राकृतिक हैं। और इन्हीं सब अधिकारों को जो है हमने किस में रख दिया, मौलिक अधिकारों में रख दिया। तो ये जितने भी अधिकार है, सोचिए अगर आपसे बोलने का अधिकार छीन लिया जाए, आपको ऊपर वाले ने मुंह दिया है लेकिन फिर भी बोलने का अधिकार छीन लिया जाए, जीवन का अधिकार आपसे छीन लिया जाए, कहीं घूमने का अधिकार आपसे छीन लिया जाए, ठीक है, अपने पेट भरने के लिए खाना खाने का अधिकार आपसे छीन लिया जाए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपका जीवन महत्वहीन हो जाएगा, जीवन चल ही नहीं पाएगा आगे।
तो ऐसे में कुछ हमें अधिकार दिए गए हैं और ऐसे अधिकारों को मूल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। आप मान सकते हैं ये जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन का मूल आधार है ये अधिकार, इसलिए इन अधिकारों को क्या कहा गया है, मूल अधिकार कहा गया है। अगर हम बात करें कि संविधान में इन्हें स्थान कहां पर दिया गया है, तो संविधान के भाग 3 में दिया गया है और ये शुरू होते हैं आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। देखिए कुल मिलाकर के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक ये जितने भी मूल अधिकार है वो है। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो आर्टिकल 12 और 13 है इसमें कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है। इसी प्रकार से जो आर्टिकल 33 है और 34 है और 35 है इसमें कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है। अधिकार जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक। तो इसके बारे में मैं आगे चल करके डिटेल में जो है वो बातें करूंगा आप लोगों से। फिलहाल सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी विशेषता क्या क्या है, पहले आप उनको समझिएगा। देखिए अधिकार कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ अधिकार ऐसे हो सकते हैं जो स्थायी हों, यानी मैं कहूं कि वो आपसे कभी छीने नहीं जा सकते। असीमित हो, मतलब ऐसे अधिकार उनका प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, किन्हीं भी स्थिति में कर सकते हैं। ऐसे अधिकार जिनको पूरी की पूरी गारंटी मिली हो राज्य के खिलाफ। तो अधिकारों की कई प्रकृति हो सकती है, लेकिन बात ये करते हैं कि जो मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं आपके संविधान में उनकी क्या विशेषताएं हैं, एक एक करके बात करेंगे हम। तो देखिए मैं आपसे पहले बोल रहा हूं कि आप लोग साथ में जो है वो नोट भी चीजें करते हुए चलिएगा। और पहले मैं लिखता था, लिखने में ज़्यादा समय लगता था, तो उससे पहले ही मैंने जो है वो इन सब चीज़ों को लिख दिया है। वो आपके लिए बेहतर है और जो ज़रूरत होगी उन चीज़ों को मैं लिखते हुए चलूँगा। तो मूल अधिकारों की विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहली मूल अधिकार की विशेषता जो है वो है कि मूल अधिकार हमारे नागरिक और विदेशी दोनों लोगों को उपलब्ध है। पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे कि जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं वो दोनों लोगों के लिए हैं, यानी नागरिकों के लिए भी और विदेशियों के लिए भी, दोनों के लिए। बिल्कुल, नागरिक और विदेशियों में तो आप अंतर समझते होंगे। ऐसे लोग जिन्हें भारत की नागरिकता दी गई है, मैं ये कह सकता हूं कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत या फिर हमारे संविधान में दिए गए उपबंधों के तहत, यानी हमारे संविधान का जो भाग 2 था या तो उसके तहत या नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अधीन ऐसे लोग जिन्हें नागरिकता दी गई है वो लोग क्या है, भारत के नागरिक हैं। तो हमारे यहाँ के लोग जो नागरिक हैं उन्हें भी अधिकार मिले हुए हैं, जो विदेशी होते हैं उनको भी अधिकार मिले होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, सब अधिकार नागरिक और विदेशियों को नहीं मिलते। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल नागरिकों के लिए हैं। वो कौन कौन से हैं मैं बता दूं। एक है आपका आर्टिकल 15 में जो अधिकार है, आर्टिकल 16 में जो अधिकार है, आर्टिकल 19 में जो अधिकार है, आर्टिकल 29 में जो अधिकार है, आर्टिकल 30 में जो अधिकार है। ये वो अधिकार है जो केवल और केवल नागरिकों को मिलते हैं, ये विदेशी लोगों को नहीं मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे इन आर्टिकल में ऐसा क्या क्या है। खैर डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, इन दोनों में ये समानता के अधिकार को दर्शाते हैं। देखिए जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ये समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक है। लेकिन इसमें से दो अधिकार यानी आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ये केवल किसके लिए हैं, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, एक एक करके बात करूंगा 14, 15, 16 पर। लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखिएगा आर्टिकल 15 और 16 ये समानता की बात करते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 ये कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, 5 आधार दिए गए हैं। क्या क्या दिया गया है आपका, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 15 में है, यानी कि जो आपकी सरकार है, जो संसद है या विधान मंडल है, ठीक है, वो ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं करेगी जो आपका धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म स्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हुआ हो। इस प्रकार का कोई भी भेदभाव राज्य नहीं करेगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में समता। असाधारण भाषा में मैं समझा दूं कि नौकरियों के विषय में जो भर्तियां कराती है सरकार, जो भर्ती कराता है, राज्य जो भर्ती कराता है, उन भर्तियों के संबंध में जो है वो समता रहेगी। ठीक है, समता का मतलब है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये दो आर्टिकल, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में डिस्कस करूंगा। हालांकि आर्टिकल 15 और 16 में अपवाद भी हैं,
वो आर्टिकल 15(3), 15(4), 15(5), 15(6) में दिए हुए हैं। ऐसे ही आर्टिकल 16(3), 16(4), 16(5) में ये दिए हुए हैं। अपवाद जो है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो देखिए 15 और 16 ये केवल किसको मिलेंगे? नागरिकों को मिलेंगे। आर्टिकल 19 तो आप जानते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये केवल नागरिक को मिलेगा। और 29 और 30 ये वो मौलिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात करता है। ये अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात करता है, संरक्षण की बात करता है। तो ऐसे में अल्पसंख्यकों के लिपि, भाषा, संस्कृति को संरक्षित करने की जो पावर है या जो अधिकार है वो किसमें मिले हुए हैं? आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यक लोगों को। तो ऐसे में ये भी केवल किनको मिले हैं? जो भारतीय नागरिक हैं उनको मिले हुए हैं। उसके अलावा जितने आपके मौलिक अधिकार हैं वो नागरिक और विदेशी दोनों लोगों के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, केवल आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल किनके लिए हैं? जो भारत के सिटीजन हैं यानी भारत के नागरिक हैं उनके लिए हैं। तो ये पहली विशेषता थी। अगली विशेषता नेक्स्ट है मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। ठीक है, पहली बात है ये मौलिक अधिकार आपके असीमित नहीं है। असीमित का मतलब इस बात को समझिएगा। जैसे मैं फॉर एक एग्जांपल लेने की बात करता हूं, जैसे मैं आपसे कहता हूं आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 ये क्या कहता है? आपसे कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आप सोचिएगा, आपको एक ऐसा मौलिक अधिकार मिला हुआ है जो आपको ये अधिकार देता है कि आप बोल भी सकते हैं और अपनी अभिव्यक्ति भी प्रकट कर सकते हैं। देखिए अभिव्यक्ति किसी भी तरीके की हो सकती है। जैसे चित्र बना करके आप अपने को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, जैसे अखबार में, न्यूज़पेपर में कार्टून आते हैं, तो वो भी एक तरीके की अभिव्यक्ति है। लिखित अभिव्यक्ति भी, जो प्रेस वाले हैं वो आलोचना करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, तो वो भी उनकी भी एक अभिव्यक्ति है। तो जो प्रेस वालों को एक स्वतंत्रता होती है कुछ भी चीज़ अभिव्यक्त करने की, वो भी इस आर्टिकल 19 के तहत ही होती है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए बाकी में व्यक्ति की स्वतंत्रता आपके पास है। क्या ये वाली स्वतंत्रता आपकी असीमित है? नहीं, मैं कहूंगा असीमित नहीं है, आपकी सीमित है। क्यों है सीमित? आप सोचिए, आप बताइए, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं क्या जो राष्ट्र की एकता के खिलाफ हो? ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या जो राष्ट्र की अखंडता को खत्म कर दे? क्या आप कुछ ऐसा बोलेंगे? क्या आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या जो सदाचार के खिलाफ हो? नहीं। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा आप कुछ नहीं बोल सकते जो देश की अखंडता या एकता के खिलाफ हो। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं आपके मौलिक अधिकारों पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, यानी हम उसे कहते हैं युक्ति युक्त निर्बंधन। युक्ति युक्त निर्बंधन हम इसे कह सकते हैं। एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। आम परिस्थितियों में, जो साधारण परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में आपके पास आपके सभी मौलिक अधिकार हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन जो आपकी राष्ट्र की एकता को खो रही हो या अखंडता को समाप्त कर रही हो, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उस कंडीशन में आपके मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं। आपके मौलिक अधिकार कैसे हैं? ये सीमित हैं। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार भले ही आप लोगों के लिए मौलिक हो, मूल हो, आपके लिए जरूरी हो, लेकिन ये ध्यान रखना ये असीमित नहीं है, ये सीमित है। इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। ऐसे में और एग्जांपल आपको दूं, जैसे मैं बात करता हूं आर्टिकल 15 में आपको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये बात असीमित है, मतलब आप किसी भी धर्म को मानिए, लेकिन यहां पर भी सीमाएं हैं। आप यहां समझिएगा, यहां पर भी सीमाएं हैं। भाई ऐसा ना हो कि आप किसी धर्म को इस प्रकार से मानते हैं जहां आप स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपसे बताता हूं। अभी जैनियों की एक परंपरा थी जिसका नाम था संथारा। उस संथारा पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। संथारा में बेसिकली क्या होता है कि लोग खाने को त्याग देते हैं और भोजन को त्याग देने के बाद में अपने प्राण त्यागते हैं। पहले भोजन त्यागेंगे और एक तरीके से काया क्लेश करते हैं शरीर के साथ, और उसके बाद धीरे धीरे प्राण निकल जाते हैं। कोर्ट ने रोक क्यों लगाई? कोर्ट ने यह कहा कि किसी धर्म को मानना वो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन धर्म के नाम पर शरीर के साथ परपीड़न करना ये गलत है। आत्मपीड़न करना गलत है। जैसे आपने जाना होगा कि आत्महत्या आपका एक अधिकार नहीं है, आप आत्महत्या नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई वो एक तरीके का अपराध है। तो इसी प्रकार से आप किसी धर्म के नाम पर अगर शरीर के साथ आत्मपीड़ना करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो वो भी आपका अपराध की श्रेणी में आता है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन आप ऐसे नहीं है कि भाई ये असीमित है, आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जितने मौलिक अधिकार है वो असीमित नहीं है, वो आपके सीमित हैं।
अगली विशेषता है मौलिक अधिकार सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही प्रकृति के होते हैं। यानी जो हमें आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, खास करके जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक है। तो ये जो अधिकार हैं ये दोनों ही प्रकृति के हैं, ये सकारात्मक भी हैं और ये नकारात्मक भी हैं। अब देखिए आपको ये लगेगा कि देखिए मौलिक अधिकार हमारे मूल हैं तो ये सब सकारात्मक ही होने चाहिए, ये सब पॉजिटिव है, लेकिन ये निगेटिव क्यों कह रहे हैं? देखिए यहां का नकारात्मकता का मतलब है आपका निषेधात्मक, कि ये निषेधात्मक है। निषेधात्मक क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये राज्य को कुछ करने से रोक रहे हैं, राज्य को रोक रहे हैं, कुछ करने से रोक रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बताता हूं, नंबर 1, जैसे राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार, बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो राज्य को कुछ करने से रोक रहे हैं। भले ही वो चीज अच्छी है, राज्य को रुकना चाहिए, लेकिन फिर भी वो राज्य को रोक रहे हैं। इस कंडीशन में कुछ मौलिक अधिकार आपके राज्य के लिए निषेधात्मक हैं, जो राज्य को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे सभी मौलिक अधिकार जो राज्य को रोक रहे हैं वो सब किस प्रकृति के हैं? आपके नकारात्मक प्रकृति के हैं। ऐसे में उन्हें क्या कहा जाता है? नकारात्मक। लेकिन ऐसे मौलिक अधिकार जो राज्य को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे अधिकार जो राज्य को यह कह रहे हैं कि भाई राज्य का यह दायित्व है कि वो शिक्षा की व्यवस्था करे, मतलब शिक्षा की व्यवस्था करे, कुछ करने के लिए आदेशित कर रहे हैं, ऐसे सभी मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? आपका सकारात्मक कहा जाता है। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो दोनों प्रकार के हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, वो नकारात्मक भी हैं और वो सकारात्मक भी है। ऐसे मौलिक अधिकार जो राज्य को रोक रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि राज्य किसी के साथ अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, आर्टिकल 17। ये क्या है? ये आपका निषेधात्मक है। राज्य को रोका जा रहा है कि वो किसी के साथ छुआछूत या भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी को उपाधियां नहीं देगा, राज्य को रोका जा रहा है कि राज्य किसी को उपाधियां नहीं देगा, ठीक है, कोई उपाधि नहीं देगा। तो जैसे मौलिक अधिकार जिसमें राज्य को रोका जा रहा है वो सब नकारात्मक प्रकृति के हैं, और जिसमें राज्य कुछ ना कुछ लोगों को सुविधाएं दे रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, वो सब सकारात्मक प्रकृति के हैं। हालांकि मौलिक अधिकारों की यह नकारात्मक और सकारात्मक प्रकृति लोगों के हित में ही है। खैर, अगली विशेषता पर हम बात करते हैं। अगला है मौलिक अधिकार न्यायोचित है, अदालत जाने का अवसर देते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि मौलिक अधिकार एक तरीके से आपको एक गारंटी के तौर पर मिल गए। यानी अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन तो आप कहां जा सकते हैं? आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कोर्ट में आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और आपका हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जा सकते हैं। यदि आपको आपका मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं या राज्य ने कोई ऐसा कानून बना दिया जिससे आपका मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है आपसे, वो मौलिक अधिकार आपके पास आपका नहीं रहता है, इस कंडीशन में आप कोर्ट जा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट, आप देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, या फिर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, यानी ना मिलने की स्थिति में आप न्यायालय में जा सकते हैं। इस स्थिति को बोला जाता है कि मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं, प्रवर्तनीय हैं, प्रवर्तनीय हैं। मौलिक अधिकार क्या न्यायालय में प्रवर्तनीय है? तो बिल्कुल हाँ, प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं, यानी वो न्यायोचित हैं। आपको नहीं मिलता तो आप कहां जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। और ध्यान रखना, यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जिसके कारण से आपके मौलिक अधिकार आपसे छीनते हैं, इस कंडीशन में आर्टिकल 13 के तहत, आर्टिकल 13 के तहत न्यायालय उस कानून को क्या घोषित कर सकता है? शून्य घोषित कर सकता है, यानी जीरो घोषित कर सकता है। अच्छा, पहली बात तो यह है, आपको बार बार राज्य का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर राज्य का मतलब क्या है, यह भी मैं आपसे क्लियर कर दूं। देखिए आर्टिकल 12, जो आर्टिकल 12 है, उस 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। क्योंकि आप जितने भी अधिकार सुनेंगे उस सब में राज्य का नाम कहीं ना कहीं यूज हुआ है। जैसे आर्टिकल 14
क्या राज्य विधि के समक्ष समता स्थापित करेगा, राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, राज्य नौकरियों में समानता स्थापित करेगा, राज्य अस्पृश्यता का अंत करेगा, राज्य उपाधियों का अंत करेगा। ये सब बातों में राज्य शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो भैया यहां राज्य का मतलब क्या है? क्या राज्य का मतलब इस भारत से है, यानी जो भारत है ये इसका इससे है, इस राज्य से है, या फिर हम कहें कि भैया किसी एक राज्य जैसे यूपी है इससे है राज्य का मतलब? तो मैं आपसे बता दूं, यहां राज्य का मतलब किसी मूर्त रूप से नहीं है, किसी भौगोलिक सीमा से नहीं है, किसी सरकार से नहीं है, बल्कि राज्य का मतलब क्या है वो है आर्टिकल 12 में। और क्या कहता है आर्टिकल 12 में? कि हर वो एक संस्था, हर वो एक व्यक्ति राज्य है जिसे कोई विधि बनाने का अधिकार है, विधि को लागू करने का अधिकार है। हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो संस्था जिसे कानून बनाने या उसे लागू करने का अधिकार है, वो सब राज्य है। यानी हमारी संसद, संसद में सब आ जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये क्या है? ये भाई संसद हमारी राज्य है। विधानमंडल, राज्य में विधानमंडल, विधानमंडल ये भी क्या है? राज्य है। मैं आपसे कहूं कि लोकल बॉडी जो होती है, जो स्थानीय संस्थाएं हैं, जो लोकल बॉडी हम चुनाव करके चुनते हैं, जिला पंचायत के स्तर पर चुनते हैं, ब्लॉक पंचायत को चुनते हैं, ग्राम पंचायत को चुनते हैं, क्या वो भी राज्य? हाँ, वो भी राज्य हैं। यहां तक कि ऐसे संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं जो सरकार से जुड़ी हुई हैं, वो सब आपकी क्या है? सब आपकी राज्य हैं। आप कहेंगे कि अगर जैसे LIC हुई, अगर LIC में सरकार के शेयर्स हैं 50% से ज्यादा, तो वो एक तरीके का PSU है, यानी एक तरीके की पब्लिक सेक्टर यूनिट है, क्या वो भी राज्य है? बिल्कुल, वो भी राज्य है। तो आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा की बात करता है। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा काफी व्यापक है। हर एक वो व्यक्ति, वो संस्था राज्य है जिसे कोई कानून बनाने या उस कानून को लागू करने का अधिकार है। ये मेरी बात याद रखिएगा। फिलहाल आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है? तो राज्य का मतलब आपको समझ में आ गया। तो यहीं पर मैं आपसे कह रहा था कि अगर राज्य कोई ऐसा कानून बना दे जो आपके मौलिक अधिकारों को आपसे छीनता हो, तब आप कोर्ट जा सकते हैं और इस कंडीशन में न्यायालय ऐसी किसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है, ऐसे किसी कानून को शून्य घोषित कर सकता है जो आपसे आपके मौलिक अधिकारों को छीनता हो। नेक्स्ट, अगली विशेषता। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है। पहली बात यह है, मौलिक अधिकार आपके स्थायी भी नहीं है। यानी क्या जो आज आपके मौलिक अधिकार हैं वो कल आपके रहें, ये जरूरी? मैं कहूंगा नहीं है। मौलिक अधिकार आपके अस्थायी हैं। जैसे मैं आपसे बता दूं, इस बात का हमें कब पता चला? इस बात का हमें पता चला 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में। वहां पर आपका एक मौलिक अधिकार था और वो था आर्टिकल 31 में, जिसे हम कहते थे संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, देखिए संपत्ति का पहले यही लगता था कि मौलिक अधिकार जो है वो आपके स्थायी हैं, यानी ये आपसे कभी छीने नहीं जा सकते, ये सब स्थायी हैं। लेकिन संसद ने 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में एक अधिकार को समाप्त कर दिया। संपत्ति का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसे आर्टिकल 300A में पहुंचा करके, 300 क में पहुंचा करके एक तरीके का कानूनी अधिकार बना दिया। तब यह समझ में आया कि भाई मौलिक अधिकार आपके जो हैं वो स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। आज हो सकता है कि जो आपका मौलिक अधिकार है वो कल आपका मौलिक अधिकार ना रहे। तो आप कहेंगे कि सर ऐसे तो फिर ये किस चीज के मूल के रह गए या कैसे मौलिक हो रह गए जब ये स्थायी नहीं है? तो देखिए यहां पर आपके लिए कोर्ट है, यहां पर अदालत है, क्योंकि मौलिक अधिकार न्यायोचित है, न्यायालय में प्रवर्तनीय है। ऐसे में जब भी कभी न्यायालय को यह लगेगा कि कोई मौलिक अधिकार आपसे गलत रूप से छीना जा रहा है, तब न्यायालय बीच में आ जाएगा और वो ऐसी विधि को शून्य घोषित कर देगा जो मूलभूत ढांचे के खिलाफ हो। यानी जो मौलिक अधिकार आपसे नहीं छीनना चाहिए, उसके बावजूद भी अगर वो आपसे छीना जाता है, तो इस कंडीशन में न्यायालय उसको क्या कर देगा? शून्य घोषित कर देगा, अगर कोई राज्य या सरकार कोई ऐसा कानून या विधि बनाती है तब। तो एक बात यह ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है। इसके बाद है आपातकाल के दौरान निलंबन हो सकता है मौलिक अधिकारों का, यह बात ध्यान रखिएगा। अब इस बात को समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपसे बताता हूं इस चीज को समझने के लिए कि मौलिक आपातकाल के दौरान निलंबन हो सकता है। देखिए कुल मिलाकर के जो आपको अधिकार दिए गए थे वो दिए गए थे पहले 7, लेकिन प्रेजेंट टाइम में
केवल 6 ही अधिकार हैं जो आपको दिए गए हैं। एक तो है समानता का अधिकार, एक है स्वतंत्रता का अधिकार, एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, एक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता है आपको, एक है अल्पसंख्यकों के संरक्षण का अधिकार, के संरक्षण का अधिकार, और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार। अच्छा, सब आराम से पढ़ाऊंगा, एक क्लास में तो नहीं हो पाएंगे, आराम से तसल्ली से हम लोग पढ़ेंगे। समानता का अधिकार किस किस में है? आप कहेंगे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, 18। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19, 20, 21, 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 एंड 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28। अल्पसंख्यकों के संरक्षण संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया हमारे यहाँ से मौलिक अधिकारों से। कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये कुल मिलाकर के 6 हमारे मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, और जिसमें अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। तो देखिएगा, क्या ये मौलिक अधिकार आपसे छीने जा सकते हैं आपातकाल की कंडीशन में? यहां पर बात ये हो रही है, तो बिल्कुल मैं आपसे बताता हूं। पहले थोड़ा सा समझिएगा आपातकाल क्या है। आपातकाल, इमरजेंसी की बात चल रही है, तो देखिएगा आपातकाल जिसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 352 में है। और ये ध्यान रखिएगा कि आपातकाल का जो प्रावधान लिया गया था, ये प्रावधान कहां से लिया गया था? ये लिया गया था भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से 1935। अब आपने पढ़ा होगा कि सर हमने तो ये नहीं पढ़ा, हमने तो आपातकालीन प्रबंध जो पढ़े हैं वो कहां से पढ़े हैं? वो पढ़े हैं हमने जर्मनी से। कि देखिए, जो आपातकाल की व्यवस्था ली गई है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई है, लेकिन आपातकालीन उपबंध यानी आपातकाल के समय क्या क्या होना है, क्या क्या चीजें होनी है, क्या क्या अथॉरिटी, किस तरीके से आपके मौलिक अधिकार आपके पास नहीं रहेंगे, ये जो उपबंध लिए गए हैं ये कहां से लिए गए हैं? आपके जर्मनी से। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा एक साथ, क्या कि ये जो प्रावधान है आपातकाल का, ये 1935 के अधिनियम में भी था। ये पावर 1935 के अधिनियम में भी थी, 1935 के अधिनियम में भी आपातकाल की व्यवस्था थी। इसका मतलब ये व्यवस्था पहले से मौजूद थी, हमने संविधान में लिया तो नो डाउट कहां से लिया? भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन आपातकाल के समय क्या क्या स्थिति परिवर्तन होगी, केंद्र राज्य के संबंध किस रूप में परिवर्तित होंगे, ये व्यवस्था जो है ये हमने कहां से ली है? जर्मनी से ली है। तो देखिए, आर्टिकल 352 के तहत जब आपातकाल लगेगा, आपातकाल लगेगा, आप जानते हैं केवल 3 आधारों पर आपातकाल लग सकता है प्रेजेंट टाइम में। एक है युद्ध के आधार पर, एक है बाह्य आक्रमण के आधार पर, और एक है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। 3 आधार पर केवल आपातकाल लग सकता है। और एक बात ध्यान रखना, आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और वो भी किसकी सलाह से? मंत्रिमंडल की सलाह से। जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल होता है, जिसे कैबिनेट कहते हैं, कैबिनेट जब लिख करके सलाह देगी राष्ट्रपति को, तब उस आधार पर राष्ट्रपति घोषणा करेंगे आपातकाल की। और ये ध्यान रखना, आपातकाल 3 आधार पे लग सकता है, या तो हमारा किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो, या फिर किसी दूसरे देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह, हमारे देश में ही लोगों ने शस्त्र उठा लिए हो और उठाने के बाद में प्रोटेस्ट किया हो, या किसी प्रकार का विद्रोह लोगों के अंदर आ गया हो। अगर ऐसा होता है तब आपातकाल लग सकता है। ध्यान रखिएगा, पहले सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था। पहले जो शब्द था वो क्या था यहां पर? वो था आंतरिक अशांति। पहले यहां पर शब्द जो था भैया वो क्या था? आंतरिक अशांति था। लेकिन इस आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया, इसके जगह क्या डाला गया? 44वें संविधान संशोधन से ही ऐसा किया गया था। इसको हटा करके इसकी जगह पर क्या डाला गया? सशस्त्र विद्रोह डाला गया था।
तो 3 आधार पे आपातकाल लग सकता है। अब एक मिनट रुक जाइएगा बच्चों, ठीक है, कैमरा बीच में जो है DSLR है इसलिए कट मार जाता है, 29 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ये जो है नहीं बना सकता। फिलहाल यहाँ पर समझिएगा। अब बात ये है, क्या जब इमरजेंसी की घोषणा होती है आपातकाल की तभी आपके मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे? तो पहली बात है हाँ हो जाएंगे, यानी 14, 15, 16, 17, 18 ये सब हो सकते हैं 19, लेकिन यहां पर ध्यान रखना आर्टिकल 20 और 21 ये 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल की कंडीशन में भी निलंबित नहीं होंगे। यानी अगर आपातकाल लगता है तो उसके तहत सभी मौलिक अधिकार अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो निलंबित कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 निलंबित नहीं होगा। आप कहेंगे क्या आर्टिकल 19 निलंबित हो सकता है? मैं कहूंगा हां आर्टिकल 19 भी निलंबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल शर्त है। वो शर्त क्या है कि आर्टिकल 19 का निलंबन केवल तभी होगा जब जो आपातकाल लगा हो वो केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा हो। यदि आपातकाल युद्ध के आधार पर लगा है तब आर्टिकल 19 और बाकी के मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। बाह्य आक्रमण हुआ है किसी देश का तब आर्टिकल 19 और बाकी के मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किसी वजह से आपातकाल लगा है तो इस कंडीशन में आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। बाकी के मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 तो इन तीनों कंडीशन में ही निलंबित नहीं होंगे। ये आपसे कभी नहीं छीने जाएंगे, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। अब मजे की बात तो यह है कि ऐसा है क्या आर्टिकल 20 में और आर्टिकल 21 में। तो देखिए आर्टिकल 20 क्या कहता है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और यह है आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जो एसआई वाले बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, देखिए उनके लिए तो सब चीजें बहुत काम की है। दोष सिद्धि का संरक्षण का मतलब आप समझते हैं। दोष सिद्धि क्या है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 एक्चुअली ये कहता है कि देखिए आपको कोई भी दंड तभी मिलेगा जब आपने कोई अपराध किया हो, कोई ऐसा कार्य किया हो जो अपराध की श्रेणी में आता हो। और दूसरी बात, यदि आपने कोई ऐसा कृत्य किया भी है तो उसके लिए कभी आपको दोहरा दंड नहीं मिलेगा, मतलब कभी भी दोहरा दंड नहीं मिलेगा, किसी एक काम के लिए 2 बार आपको दंड नहीं मिलेगा। तो ये दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है ये आपका हमेशा रहेगा, चाहे आपातकाल लगा हो या ना लगा हो। सोचिए अगर आपातकाल के समय ये आपका निलंबित हो गया, फिर तो भैया आपको पुलिस उठा के ऐसे ही डाल देगी। क्या ऐसे हो सकता है कि आपको पुलिस उठाकर ऐसे ही जेल में डाल दे आपातकाल के समय? नहीं, उस समय भी आपके पास आर्टिकल 20 रहेगा। आपको दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आपको तभी जेल में डाला जाएगा जब आपने कोई ऐसा कृत्य किया है जो अपराध की श्रेणी में आता है। तो आर्टिकल 20 का जिंदा रहना आपातकाल के समय बहुत जरूरी था, यह बात ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिकता की स्वतंत्रता, इसका मतलब आप शायद समझ ही रहे होंगे। आपको अपने जीवन को अपने शरीर को सुरक्षित करने का अधिकार है। और प्राण एवं दैहिकता के स्वतंत्रता में केवल एक अधिकार नहीं आता, इसमें बहुत सारे अधिकार आते हैं। सोने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, ठीक है, खाने का अधिकार, शांत पर्यावरण में रहने का अधिकार। तो ये बहुत सारे अधिकार हैं, ये मैं सब आपको पढ़ाऊंगा। मेनली मेनका गांधी केस जो है वो जुड़ा हुआ है इस आर्टिकल 21 से, ये मैं डिस्कस करूंगा। आर्टिकल 20, 21 किसी कंडीशन में निलंबित नहीं होते, और आर्टिकल 19 निलंबित हो सकता है केवल तब जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगा हो। लेकिन बाकी के मौलिक अधिकार आपातकाल की कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। खैर, अगर ये आपको समझ में आ चुका है कि आपातकाल के दौरान निलंबन हो सकता है तो अच्छी बात है। उसके बाद अगली विशेषता के बारे में हम बात करते हैं। मौलिक अधिकारों की अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता यह है, देखिए मौलिक अधिकार, पहली बात यह है कि भाई नागरिकों को मिले हुए हैं। हमारे यहाँ पर जो लोग सशस्त्र बलों में काम कर रहे हैं, अर्धसैनिक बलों में काम कर रहे हैं, पुलिस बलों में काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों में काम कर रहे हैं, क्या उनके भी मौलिक अधिकार बने रहेंगे? तो नहीं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और वो आर्टिकल है आर्टिकल 33।
आर्टिकल 33 क्या कहता है कि संसद को एक अधिकार यह है कि संसद सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों और गुप्तचर संस्थाओं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनमें काम करने वाले जो लोग हैं, उन सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है। आप सोचिए, एक फौजी जिसे बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा जाता है और वो ये कहे कि भाई मुझे आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिकता की स्वतंत्रता है, मुझे अपने प्राणों की सुरक्षा करने की स्वतंत्रता है, तो मैं लड़ने नहीं जाऊंगा, सामने से गोली लग सकती है, नहीं ना। कोई गुप्तचर इंटेलिजेंस एजेंसी का व्यक्ति ये बोले कि आर्टिकल 19 के तहत मुझे बोलने का और अभिव्यक्त करने का जो है वो स्वतंत्रता है, और को जितनी खुफिया सूचनाएं हैं वो सब सूचनाओं को लोगों के सामने रख दे, किसी भी तरीके से अभिव्यक्त करके, चाहे लिख करके या पत्र के माध्यम से ऐसा कर दे, तो क्या ये मौलिक अधिकार उसके पास रहेगा? नहीं रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, जो सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और गुप्त संस्थाओं से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको सभी मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं। तो उनके जो मौलिक अधिकार रियल में उनसे छीने जा चुके हैं या जो छीने हुए होते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत हैं? आर्टिकल 33 के तहत हैं। तो आमतौर पर जो आपके पास ये मौलिक अधिकार हैं वो तब हैं जब आप एक केवल नागरिक के रूप में रह रहे हैं। अगर आप किसी इस प्रकार से किसी बल के रूप में जुड़े हुए हैं तब भी आप मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। अगला है सैन्य शासन लगे क्षेत्रों में। देखिए, ऐसा क्षेत्र जहां पर सैन्य शासन लगा हो, पहले बात तो मैं एक चीज आपसे बता दूं, सैन्य शासन का मतलब आपातकाल से नहीं होता। आपातकाल एक बड़ी स्थिति है, इमरजेंसी। उससे पहली एक स्थिति होती है आपकी सैन्य, जिसे हम कहते हैं सैन्य शासन। मेनली यहाँ पर जो है वो सेना का शासन हो जाता है। जैसे आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा, जम्मू कश्मीर में लंबे समय से सेना का शासन लगा हुआ था। वहाँ पर सेना रहती है और जितने भी रेगुलेशन है, नियम कानून है, वो सब सेना डिसाइड करती है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सेना का शासन, आप एक तरीके से मान सकते हैं कि बिल्कुल कर्फ्यू वाली स्थिति आ गई हो और सेना आकर के वहाँ पर पड़ गई हो, उस कंडीशन में वहाँ रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकार संसद निलंबित कर सकती है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर सेना का शासन हो, वहां पर भी लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। और ये किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 34 के तहत, आर्टिकल 34 के तहत है। आपने देखा भी होगा, कहीं कर्फ्यू लग जाता है, सेना का शासन लग जाता है, तो सेना आपको मोहलत देती है कि केवल 10 से 12 बजे तक आप बाहर निकल सकते हैं, उससे पहले या उसके बाद में आप नहीं निकल सकते। अगर आप ऐसा आप करते हैं तो नहीं, आपको हो सकता है मारा जाए, या हो सकता है आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, आप पर कोई FIR हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, आप कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, आप कोई झल्लूस नहीं निकालेंगे, कोई नगाड़ा कोई नहीं निकालेंगे, ऐसा कुछ भी आप बजा करके नहीं निकालेंगे, ऐसा आपसे बोल दिया जाता है। कोई भी धार्मिक त्यौहार प्रोग्राम नहीं होगा जब सेना का शासन होता है। क्यों? सेना का शासन तब लगाया जाता है जब कहीं पर सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे हों, मेनली ऐसा कुछ हो रहा हो जिससे उस क्षेत्र की एकता व अखंडता बाधित हो रही हो, तो उस कंडीशन में वहाँ पे सैन्य शासन लगा दिया जाता है। और जब सैन्य शासन वहाँ लग जाता है तब उस कंडीशन में वहाँ के लोगों के मौलिक अधिकार वहाँ से छीनने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपका सैन्य शासन लगे क्षेत्रों पर मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये भी एक प्रमुख विशेषता थी। अब देखिए, हमने काफ़ी सारी विशेषताओं की एक एक करके बात करी है, बहुत सारी विशेषताएं हमने देख ली हैं और क्लियर भी हुआ होगा। जैसे मैंने बताया, मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, आपके स्थायी नहीं हैं, अस्थायी है, असीमित नहीं है, सीमित है, बहुत सारी बातें करी हैं। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आ सकता है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। नंबर 1, सभी मौलिक अधिकार आपके असीमित हैं। नंबर 2, सभी मौलिक अधिकार आपके सकारात्मक प्रकृति के हैं। ऐसे आ सकता है। क्या सकारात्मक है? नहीं, दोनों है, सकारात्मक और नकारात्मक भी है। असीमित नहीं है, सीमित है। स्थायी नहीं, आपके स्थायी नहीं है, बल्कि कैसे हैं? अस्थायी है। तो बहुत सारी विशेषताएं जो मैंने डिस्कस करी। कुल मिलाकर के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार है। इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है, आर्टिकल 12 और 13, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक, और आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35। तो मुझे लगता है जहाँ तक क्लास जो है वो काफ़ी लंबी ना हो जाए। अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी क्लास हो गई होगी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि 20 से आप जब क्लास को देखें तो 20 से चले जाएं, इधर उधर चले जाएं, कहीं चले जाएं। तो अब हमें बात करनी है आगे चल करके एक एक करके मौलिक अधिकारों की। तो मैं चाहूँगा कि जो अगली बात है वो मैं अगली वीडियो में करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये नेक्स्ट क्लास जो है मैं जल्दी ही आपको बताऊंगा। और टेलीग्राम से आप जुड़ चुके होंगे, नालंदा एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़िए। मैं उस पर PDF सेंड कर रहा हूँ। राजपूत सर का 10 के दम की जो क्लास चल रही है उसके बारे में भी मैं आपको कंटिन्यू PDF दे ही रहा हूँ, और मैथ वगैरह की PDF भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो उससे जुड़िए। ठीक है, आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास करते हैं हम। ठीक है।
बाद में मैं आपको जल्दी बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।